बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाजरीन भाइयों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। आज का टॉपिक जो है वो मैंने गंदम के बारे में करना है, इसलिए कि इस वक्त हर किसान जो है पूरे पाकिस्तान में या वो ज़मीन की तैयारी कर रहा है या वो बीज के हसूल के लिए ज़लील ख़ार होता फिर रहा है, और या वो बीज लगा रहा है और या वो बीज लगा चुका है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी में 120 मन पैदावार हासिल करके गंदम की सऊदी अरब में अलीमार ग्रुप के साथ मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया था, और मैं ये समझता था कि पाकिस्तान के अंदर भी ये पैदावार 120 मन होनी चाहिए। और पाकिस्तान आने के बाद यहाँ एक शोर मचा हुआ था, और वो शोर किस चीज़ का मचा हुआ था? वो मचा हुआ था क्लाइमेटिक चेंज का। और उस क्लाइमेटिक चेंज का मतलब ये है कि जब आपको पानी की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह पानी नहीं मिलेगा, और जब आपको पानी ज़रूरत होगी उस वक़्त पानी नज़र आएगा नहीं। तो लिहाजा बैक इन 2008 पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम, जिसका मैं प्रेसिडेंट था, हमने बाड़ा गली पेशावर यूनिवर्सिटी का कैंपस, वहाँ हमने एक कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम क्लाइमेटिक चेंज के बारे में जो 2009 में 10 में और उसके बाद आने वाली है, इसका हम कोई हल तलाश करें। लिहाजा वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस हुई और इसके अंदर पेशावर यूनिवर्सिटी ने भी हमारा साथ दिया, और उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि मुल्क से तमाम वीट बॉटनिस्ट थे या फार्मर्स साइंसदान थे, वो वहाँ मौजूद थे, और साथ में 5 वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के पूरे पाकिस्तान से उसमें मौजूद थे। और उनका मकसद उनको बुलाने का और उनको इकट्ठे करने का, और वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस जो थी उसका असल मकसद ये था कि उस वक्त के आने से पहले, बुरे वक्त के आने से पहले हम उसका हल तलाश करें कि आइंदा आने वाली फसलों को हमने रिसर्च के ज़रिए किस तरीके से हमने कम्बैट करना है और उसका हल तलाश करना है, ताकि हमारा जो किसान है वो कम से कम मुतासिर हो। आज हम 2020 में बैठे हुए हैं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रिसर्च की हद तक हम आज वहीं पर खड़े हुए हैं जहां हम उस दिन खड़े हुए। इन 2 चीज़ों का मैं बताना चाहता हूं आपको कि रिसर्च के मामले में हमारी सीरियसनेस क्या है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन 70s में आया, और उस 70s के अंदर मैक्सी पाक आई, फिर उसके बाद एक वैरायटी आई और उसका नाम था चिनाब 70। और चिनाब 70 फिर इतनी मकबूल हुई कि जगह जगह चिनाब 70 होने लगी। अब उसके जो खालिक थे, जो असली जो साइंसदान था उसके पीछे, उसका नाम था डॉक्टर S.A. कुरैशी। मेरे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट दोस्त जो हैं, जिनका ताल्लुक़ चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो डॉक्टर S.A. कुरैशी का नाम ज़रूर जानता होगा, इसलिए कि वो चिनाब 70 का बाबा आदम समझा जाता था। अब मुझे उनकी मोहब्बत हासिल थी, और जिस ज़माने के अंदर ये चिनाब 70 लग रही थी, तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि यार मुझे पता नहीं था कि ये चिनाब 70 इतनी मकबूल हो जाएगी, और अब पूरे पाकिस्तान में चिनाब 70 ये जा रही है, और मैं रात को सजदे में पड़ा हुआ होता हूँ। तो मैंने कहा जी आप कामयाबी के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए इसलिए पड़े होते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि यस, ये तो एक वजह है, लेकिन मैं अल्लाह ताला से पनाह मांग रहा होता हूँ इसलिए कि इस चिनाब 70 के आने की वजह से वो जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी हमारी देसी क्रॉप के अंदर, उस इम्यूनिटी के ऊपर सवालिया निशान है, और ज़्यादा इम्कान है कि इसमें रस्ट का अटैक। और अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे इन सजदों पे करने की वजह से पूरे पाकिस्तान से कहीं रिपोर्ट नहीं आई कि चिनाब 70 पर इसका अटैक हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक डेडिकेशन है उस रिसर्च की, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ। वीट की बॉटनी के अंदर और वीट की रिसर्च के अंदर एक और बड़ा नाम है, और उसका नाम है डॉक्टर एजाज तबस्सुम। और इन्होंने कोई 20-22 साल 25 साल इसके ऊपर काम किया। और मैं कोई चंद साल पहले मैं एक मीटिंग में मौजूद था, और वहाँ वो वज़ीर साहब जो हैं वो उसको सदारत कर रहे थे, और डॉक्टर एजाज तबस्सुम बग़ैर किसी एजेंडे के वो खड़े हुए और उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने ज़िंदगी के 22 साल मैंने इसकी रिसर्च पर लगाए हैं, और अब इन अल्लाह के बंदों ने, डीजी साहब ने मेरा तबादला कर दिया है फॉडर सेक्शन के अंदर। अब मुझे आप बताएं कि मैंने पूरे 22 साल 23 साल मैंने वीट की रिसर्च पे लगाए हुए हैं, उसकी ए से लेके जी तक मैं वाकिफ़ हूँ। अब मुझे आखिरी वक्त के अंदर रिटायरमेंट से पहले
इन लोगों ने उस काम पे लगा दिया जिसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। बहरहाल वो वज़ीर साहब जो हैं, बाद में हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, अलबत्ता ये है कि वहाँ पर उन्होंने उनकी तायद की और उन्होंने कहा आप फ़िक्र नहीं करें, आप वीट पर ही लगे रहेंगे। ये जो दूसरी मिसाल है, ये शो करती है हमारी सीरियसनेस की। और जो 2008 की कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था, और वो ये था कि हम रिसर्च को फ़ौक़ियत देंगे और हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं इन फसलों के अंदर, ख़ास तौर पे इस वक्त गंदम की बात हो रही है, इसके ऊपर हम मोटिवेशन की हम इंतहा करेंगे। यानी कि जो नया जर्म प्लाज्म लेकर आएगा, जो इससे बेहतर पैदावार लेकर आएगा, हम उसको थापी भी देंगे और उसके बाद उसका एक नाम भी होगा, उसको भी हम कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे। अब बदकिस्मती यही है कि जितने भी जर्म प्लाज्म, जितनी भी वैरायटी यहाँ मौजूद हैं, वो चिनाब 70 का कंटिन्यूएशन है। सिवाय इसके कि हमने फ़ख्र पाकिस्तान उसका नाम रख दिया, उसका नाम हमने फ़ख्र कराची रख दिया और फ़ख्र पेशावर रख दिया, फ़ख्र लाहौर रख दिया। ये लिपा पोती के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। और जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो मुझे नज़र ये आता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो लीस्ट है रिसर्च के बारे में। और चीज़ों के बारे में तो है कि चलो जी बिल्डिंग बना दी, ये कर दिया और ये कर दिया। ये मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक्चुअली ये वो जो ज़माना जो मैंने ऐसे कुरैशी का बताया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही ज़माना था कि जिस वक्त ये बात की गई थी कि हम ये मैक्सी पाक तो पाकिस्तान का क्रॉस था, लेकिन जो असल जो वहाँ से वैरायटी आई थी, वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम के ऊपर, एक्चुअली उसको पाकिस्तानाइज़ किया गया था। तो अभी इसके अंदर कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और उसकी वजह यही है कि ना रिसर्च के लिए हमारे पास पैसे हैं और ना जो हमारे साइंसदान हैं उनके लिए कोई मोटिवेशन गवर्नमेंट के पास है। तो ये है इसका नतीजा जो हम आज भुगत रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी और मैं आज इसका बेहतरीन मौका है कि मैं आपके सामने कहूँ। और वो ये बात थी कि मुझे एक मरतबा हॉलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ और हॉलैंड जाने के बाद मेरी एक वज़ीर ज़राअत से मुलाकात हुई जो वहीं के वज़ीर ज़राअत थे। और मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि पूरा यूरोप जो है उसको इंडस्ट्री के अंदर बड़ा मशहूर है। ये हॉलैंड जो है, जिसे हम अब नीदरलैंड कहते हैं, इसका नाम एग्रीकल्चर में क्यों ज़्यादा है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। और जो आज के अगर हम हालात देखें और उसका मुकाबला करें तो हमें वो एक ही चीज़ नज़र आती है। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये दूसरी मरतबा दोहरा रहा हूँ, ये पहले भी मैंने किसी एक प्रोग्राम में ये मिसाल दी थी, लेकिन आज इसका मौका है इसलिए कि कल किसानों के एक जुलूस के ऊपर गोली चली है, वहाँ एक आदमी मर गया है। और जो सिर्फ बेचारा ये कह रहा था कि जो आप बाहर से 2500 रुपये मन की गंदम आप मंगवा रहे हैं, खुदा के लिए आप हमें 2000 रुपये ही दे दें तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको गंदम में खुद कफ़ील कर देंगे। तो ये बात बताने का मकसद असल ये है। उस वज़ीर ज़राअत ने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जर्मनी ने हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ी, कोई इमारत नहीं छोड़ी जो बर्बाद ना हुई हो, कोई अदारा नहीं छोड़ा जो बर्बाद ना हुआ, और हमारे पास कुछ नहीं था। लिहाजा जो उसके बाद आने वाली दूसरी जंग अज़ीम के बाद आने वाली गवर्नमेंट थी वो बैठी और उसने जायज़ा लिया। और उस जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आदमी हमारे पास हैं, ज़मीन हमारे पास है, जानवर हमारे पास हैं और पानी हमारे पास। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकते हैं। लिहाजा हमने हैवीली सब्सिडाइज अपने किसान को किया और उसके नतीजे के अंदर हम पूरे अमेरिका बल्कि दुनिया के अंदर हम लीडिंग रोल के अंदर आ गए। तो मेरा अगला सवाल ये था कि जब आप अपने किसान को हैवीली सब्सिडाइज कर रहे हैं तो गुजारा कैसे होता होगा? इसलिए कि हमारा भी आज का मसला ये है कि पैसे हमारे पास नहीं है, हम कैसे दे दें? तो उसका बड़ा प्यारा जवाब था और उसने कहा कि हम तमाम पैसे एक्सपोर्ट के ज़रिए कमाते हैं, अपने किसान को हम हैवीली सब्सिडाइज करते हैं और उसके नतीजे के अंदर वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है। उसके अंदर हमने काम किया है कि हम किस तरीके से बेहतरीन सप्लाई चेन बना सकते हैं, किस तरह हम पैकिंग बेहतर बना सकते हैं और उसके नतीजे के अंदर हम पैसे कमाते हैं। और इस तरीके से माशाल्लाह दुनिया के अंदर हॉलैंड का एक नाम है। आलू का बीज लेना हो वहाँ से लें, बेहतरीन गाय लेनी हो वहाँ से लें, आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हो वहाँ से लें, आपने चिकन लेना हो तो वहाँ से लें। तो ये असल एक चीज़ है। अब मेरा असल कहने का मकसद ये है और आज आपके सामने आने का मकसद भी यही है कि क्या हम वो पोजीशन हासिल कर सकते हैं। अब उस पोजीशन के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो क्या चीज़ें दरकार हैं, उसके लिए
एक तो कमिटमेंट चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट किधर जाना चाहती है। मैं इस गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आने वाली गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ, पहले जाने वाली गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ और इस गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ कि असल चीज़ है कमिटमेंट कि मेरा टारगेट क्या है। और मेरा टारगेट अगर कशकोल घुमाना ही है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ये मेरा प्रोग्राम किसी को देखना नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए और मुझे भी इस खाते के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हमारी कमिटमेंट है कि पाकिस्तान को सबसे ऊपर लेकर जाना और वो हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर है, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास मशीनें नहीं हैं, हमारे पास दूसरी चीज़ें नहीं हैं, उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके जा सकते हैं, हम रोल अपना प्ले कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो ज़मीन दी है, हमें इंसान दिए हैं, हमें एग्रीकल्चर दी है, हमें लाइफ स्टॉक दी है। तो हमारी सारी की सारी प्रायोरिटी जो है वो इसकी रिसर्च पर और इसके टारगेट के हसूल के ऊपर होनी चाहिए। और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने किसान को खुश करना पड़ेगा, किसान को इस काबिल बनाना पड़ेगा, यानी ये मोटिवेट करना पड़ेगा कि किसान हर काम के लिए तैयार हो। अब किसान की ज़िंदगी के अंदर और उसके साथ हमें रिसर्च को सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो इस वक्त रिसर्च की हालत है, मैं आपको एक पंजाबी शेर सुनाता हूँ और चूँकि वो पंजाबी ज़रा डूंगी पंजाबी है इसलिए मैं उसका तर्जुमा भी करना चाहता हूँ। वो ये कहता है कि जुगनू ताड़ के अन्नी रात दे पिंजरे विच, अंधेरी रात है, सिवाय जुगनू के अलावा कहीं रोशनी नज़र नहीं आ रही। हमने उसको पकड़ा और उसको अलमारी में बंद कर दिया। जुगनू ताड़ के अन्नी रात दे पिंजरे विच पो फटन दियाँ आसां लैके बह गए हैं कि हमने सोच लिया कि जब सुबह होगी और रोशनी होगी दूसरों को भी मिलेगी और हमें भी मिलेगी। और केड़ा फुल खिड़ान दे इतने जतन करे कि मैं फूल का बीज लूँ, उसको गमले में लगाऊँ, उसके बाद उसमें हर्बिसाइड का ख्याल रखूँ, ये ख्याल रखूँ, उसके बाद फूल आए। तो केड़ा फुल खिड़ान दे इतने जतन करे, गमले ते खुशबू छिड़का के बह गए हैं कि जो खुशबू जो है वो हमने बाहर से इंपोर्ट कर ली और गमले के ऊपर वो अपने छिड़क दिया और वहाँ बैठे हुए हैं और अब खुशबू हमें मिल गई है। तो ये हमारा आज का मेंटल स्टेटस है। मैं आपको इससे बाहर लाना चाहता हूँ। मैं 120 मन फी एकड़ गंदम का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं आजकल गंदम नहीं उगा रहा हूँ। इसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं जो मेरे मुशाहिदे के अंदर है और मैं आज का प्रोग्राम पैदावारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने दिल का दर्द जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने फटे पुराने कपड़े पहने बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये मुझे नज़र तो आ रहे हैं ना, अब मुझे उसका हल भी देखना है कि इन बच्चों को मैं कैसे अच्छे कपड़े प्रोवाइड कर सकूं। मुझे बच्चे स्कूल से बाहर नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें मेरे मुशाहिदे में हैं। अब इसका हल ढूंढना है और वो ये है कि इन बच्चों को स्कूल में लेकर जाना है। तो ये जो एग्रीकल्चर की जो और ख़ास तौर पर गंदम की जो हालत है उसके बारे में मैं चंद एक चीज़ें कहना चाहता हूँ। और वो चीज़ें ये हैं कि हमें ये सारी की सारी कहानी 3-4 चीज़ों के गिर्द घूमती है। और पहली चीज़ जो है वो है बीज। जो मैं कह रहा हूँ 120 मन, हर बीज का एक पोटेंशियल होता है, उसकी सलाहियत होती है। उसके मुताबिक अगर आप उसको तमाम ज़रूरी चीज़ें फराहम कर देंगे तो उसके मुताबिक उसने वो पैदावार देनी है। जिस मैं 120 मन की पैदावार कर रहा हूँ उसका पोटेंशियल जो था वो 150 मन। यहाँ भी यही हालत है और मेरे रिसर्चर भाई जो हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि जो हमारे पास रिसर्च ट्रायल्स के अंदर और अंडर द गाइडेंस ऑफ साइंटिस्ट अगर वो जितनी पैदावार देता है वो उसका पोटेंशियल बताता है, वो फील्ड के अंदर उतनी पैदावार नहीं देता। फील्ड के अंदर आगे उसकी पैदावार आधी या आधे से ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान में जितनी भी वैरायटी इस वक्त आ रही हैं इनकी 78, 80, 82 इसके करीब इनकी पैदावार, इनका पोटेंशियल है। और जब ये फार्मर के पास जाती है तो इसको 50 देना चाहिए। अब उसमें अच्छे फार्मर भी होते हैं, वो 60 तक भी ले जाता है। उसमें बहुत आउट ऑफ द लॉट एक फार्मर रह जाता है, वो 70 भी ले जाता है। इसका मतलब ये है कि उसने पूरी की पूरी मेहनत की होगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब बीज के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है लैंड मैनेजमेंट। अब लैंड मैनेजमेंट को अगर आप और बड़ा कर लें, इसका मतलब ये है कि ज़मीन की तैयारी से लेके फसल को पकाने तक ये इसकी लैंड मैनेजमेंट कि आपने ज़मीन को कैसे तैयारी करनी है और ज़मीन में बीज कैसे उगाना है, फिर आपने उसको इरिगेशन कैसे देनी है, फिर उसकी फर्टिलाइज़र रजीम कैसी होगी। ये करने के बाद उसका आता है हार्वेस्टिंग का टाइम। और इन तमाम चीज़ों का करने के बाद जो बैसाखी का मेला जो है, जो खुशी का
एक ट्रेडिशनल एक त्यौहार है, उसका मतलब ये है कि मेरी फसल आ गई है और मुझे उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी और उसके नतीजे में मेरे टूटे हुए मकान बनेंगे, मेरे बच्चों की शादी होगी, ये उसके बाद तमाम चीज़ें होंगी इसके अंदर। अब जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने चंद एक चीज़ें नोट की हैं। एक तो चीज़ मैंने नोट की है कि सिर्फ 10 से 15% जो अच्छा बीज है, अच्छा बीज जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन से मिल गया, कोई आरी से मिल गया, ये इसकी क्वांटिटी 10 से 15% ज़्यादा नहीं है। 85% बीज जो है वो वही है जो किसान के घर पर मिला हुआ है। किसी में कोई उली लगी हुई है, कोई खाया हुआ है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन चूंकि उसको पता है कि बाहर से लेने वाला बीज महंगा है और पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जो आज की कैफियत है, आज की कैफियत, आप मार्केट में जाएं, किस किस्म का बीज मिल रहा है और किस रेट पर मिल रहा है, 3500 रुपये फी मन से कम रेट नहीं मिल रहा है। इस हालत के अंदर किसान जो है वो बेचारा अपने घर का ही जो बच्चों की खुराक है उसी को वो इस्तेमाल कर लेता है और वो ये नहीं देखता इसमें से सुसरी लगा हुआ बीज कितना है, इसमें ख़राब कितना है। उसने चूँकि लगाना है लिहाजा वो लगा लेता है और उसके नतीजे में उसकी पैदावार भी कम हो गई। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने मुशाहिदा की है वो मैंने मुशाहिदा ये की है कि जब आप कोई फसल लगाते हैं और फसल उठ रही होती है, बड़ी प्यारी फसल हो रही होती है, तो आप देखते हैं कि जब पानी लगाने के बाद कहीं पानी खुश्क है या हल्का पानी है और कहीं पानी खड़ा हुआ है, उसके नतीजे के अंदर जो फसलों की हालत होती है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब तमाम बच्चों को खुराक यकसा नहीं मिलेगी तो वो जो पानी दिया हुआ है वो असल उसका मतलब ये है कि पानी जहाँ ज़्यादा खड़ा होगा वहाँ जब फसल ऊपर होगी और उसका बोझ, दानों का बोझ होगा, तो नीचे जड़ें जो हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी बोझ को और उसके बाद गिर जाएगी। तो लिहाजा मैंने ये देखा है कि लॉजिंग हमारी फसलों में ख़ास तौर पर जब बारिशें जो क्लाइमेटिक की चेंज की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो मैंने अक्सर फसलों को नीचे लेटता हुआ देखा है और लोग जानते हैं कि जब फसल नीचे लेट जाए तो उसके बाद उसकी पैदावार की क्या कैफियत होती है। जो उसके बाद मैंने देखा है कि फसल लेट गई है और आप सब लोगों को पता है कि फसल अगर लेट जाए, जिसे लॉजिंग कहते हैं इंग्लिश में और टेक्निकल ज़बान में, कि फसल लॉज हो गई, वो उसके नतीजे के में फसल की पैदावार कम होगी। और चौथी चीज़ जो पिछले 2 सालों में देखने आई है, जो 70s में डॉक्टर एस.ए. कुरैशी को ख़तरा था और वो रस्ट का ज़बरदस्त अटैक। मैं ख़ुद पिछले साल एक फील्ड में गया हूँ और वो हर के दरकान नमक रफ्त नमक शुद्ध, जब मैं वापस आया हूँ तो मेरे कपड़े जो है वो पूरे रस से भरे हुए थे। अब ये चीज़ें देखने वाली हैं कि इन चीज़ों को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं और मैंने कैसे अवॉइड किया। मैं आपको पैदावारी टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बेशुमार यूट्यूब चैनल्स पे बड़े अच्छे आदमियों ने आपको बताया। उसमें ऐसे आदमी भी थे जो बता रहे थे कि ज़िम्मेदार पर आओ 2 गट्टू तले तो 2 गट्टू होते, वो उनका काम है। कुछ ऐसे भी थे जो किलो के हिसाब से और दिनों के हिसाब से बता रहे थे और वो अच्छे प्रोग्राम थे। लिहाजा मैं आपका टाइम उसमें बर्बाद नहीं करना चाहता। जो चीज़ें रोज़ आपकी आंखों के सामने होती हैं और आप नोट नहीं करते और उन चीज़ों को इग्नोर करने का नतीजा पैदावार में कमी का बायस बनता है, ये उसको सामने रखते हुए तरतीब दिया गया है। इस वीडियो के बाद दूसरे हिस्से का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा। और मज़ीद अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आपको आज़ादी होगी कि आप कमेंट्स में वो सवाल कर सकते हैं ताकि मैं उनका जवाब दे सकूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।